Assalamualaikum. Hello everyone. This is Farha Noor. I hope you all are doing well. सो स्टूडेंट्स, आज से मैं आपको एक और बुक पढ़ाने वाली हूँ जो है स्पेक्ट्रम की मॉडर्न हिस्ट्री की बुक, ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। देखिए, स्पेक्ट्रम की जो मॉडर्न हिस्ट्री की बुक है जिसका टाइटल है ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, जिसके ऑथर हैं राजीव अहिर। ये बुक हम आज से डिस्कस करने वाले हैं। मैं आपको बहुत ही इजी वे में एक्सप्लेन करूंगी इस बुक को, लाइन बाय लाइन हम लोग पढ़ाएंगे। मैं लेटेस्ट वर्जन को रेफरेंस मानकर चल रही हूँ बिकॉज इस बुक में मैं आपको ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कवर करने वाली हूँ, इसलिए मैं इसको रेफरेंस मानकर चल रही हूँ। यहाँ आपको टाइटल में दिख रहा है यूनिट 2। तो यूनिट 2 क्यों? बिकॉज यूनिट 1 में जो चैप्टर है सोर्सेज ऑफ मॉडर्न इंडिया, तो उसमें ये बताया गया है मॉडर्न इंडिया की सोर्सेज कहाँ मिली। तो इसमें बहुत सारी बायोग्राफीज दे रखी हैं, न्यूज़पेपर जनरल्स हैं, उनको यहाँ देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चैप्टर 2 देखेंगे उसमें अप्रोचेस दे हैं, कॉलोनियल अप्रोचेस हैं, मार्क्सिस्ट अप्रोचेस हैं उसमें, तो उन अप्रोचेस को भी आपको देखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हम यूनिट 2 से स्टार्ट करेंगे। इसका टाइटल है एडवेंट ऑफ यूरोपियंस एंड कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया, और इसका चैप्टर है एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया। इसमें सबसे पहले बात करेंगे द पोर्चुगीज इन इंडिया। अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर, तो आप मेरे साथ साथ अपनी बुक में भी आप अंडरलाइन करते जाइएगा। इससे क्या होगा, आप भी अप टू डेट रहेंगे। बुक आपके पास होना जरूरी है, मेरा काम है आपको समझाना। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। इस चैप्टर की हेडिंग में ही आप देख सकते हैं एडवेंट ऑफ द यूरोपियंस इन इंडिया, क्योंकि यूरोपियंस का इंडिया में आना कैसे हुआ, सबसे पहले हमें ये भी तो पता चलना चाहिए। तो जब हम यूरोपियंस का इंडिया में आना देख रहे हैं तो थोड़ा बहुत हमको मिडिवल पीरियड में भी जाना पड़ेगा, यानी थोड़ा बहुत हमें मुगल पीरियड से पहले जाना पड़ेगा समझने के लिए। तो यूरोप में 15th सेंचुरी से लेकर 19th सेंचुरी तक काफ़ी कुछ चेंजेस आए। तो 15th सेंचुरी में बहुत बड़े चेंजेस तब शुरू हुए जब यूरोपियन कंट्रीज़ अपने पावर को डेवलप करने के लिए, मतलब बढ़ाने के लिए, या हम कह सकते हैं अपनी पावर को बढ़ाने के लिए नए नए ऑप्शंस ढूंढ रही थी कि किस तरह से उनकी पावर बढ़े। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि उनका कांटेक्ट किसी भी कंट्री से या बाहर नहीं था, उनका कांटेक्ट था। जैसे कि मैं बात करूँ, इंडिया और ग्रीस का रिलेशन था, यानी इनके बीच में ट्रेड कॉन्टैक्ट्स थे काफ़ी ज़्यादा। इन देशों के बीच में काफ़ी पुराने ज़माने से ट्रेडिंग चलती रही है, मतलब ये लोग अपना बिजनेस करते रहे हैं पुराने ज़माने से, मतलब क्रिश्चियन पीरियड से पहले से इंपोर्ट एक्सपोर्ट चल रहा है। तो जैसा कि हमने आपको बताया 6th सेंचुरी के एंड तक रोमन एम्पायर और इंडिया का काफ़ी अच्छा ट्रेड चल रहा था। पर जैसे ही रोमन एम्पायर का एंड होना शुरू हुआ, इंडिया और रोमन एम्पायर के बीच में जो भी ट्रेडिंग सिस्टम था उसमें एकदम खालीपन सा आ गया। तो यूरोपियन नेशंस और इंडिया के बीच में एक खाली जगह दिखने लगी, और इस खालीपन को कब दूर किया गया? 15th सेंचुरी में, जब पुर्तगीज की एंट्री हुई इंडिया में। नाउ मूविंग ऑन, द क्वेस्ट फॉर एंड डिस्कवरी ऑफ ए डायरेक्ट सी रूट टू इंडिया। इसमें हम देखेंगे कि इंडिया के लिए सी रूट की खोज किस तरह से की गई और पुर्तगीज की एंट्रीज किस तरह हुई। तो जिस तरह मैंने आपको बताया था अभी कि 7th सेंचुरी के एंड तक रोमन एम्पायर एकदम से डिक्लाइन हो गया था, और उस बीच में अरब की एंट्री हुई। तो स्टूडेंट्स, अरब ने इजिप्ट और पर्शिया पर कब्जा कर लिया, और इस वजह से रोमन एम्पायर, या फिर हम कह सकते हैं यूरोपियन जो कंट्रीज थी और इंडिया के बीच में जो ट्रेडिंग सिस्टम चल रहा था वो बंद हो गया। अब यूरोपियन कंट्रीज और इंडिया का डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं रहा, क्योंकि बीच में अरब कंट्रीज जो आ गई थी। और जैसा कि आपको पता है यूरोपियन मार्केट्स में इंडिया की चीज़ें काफ़ी ज़्यादा फेमस थी, जैसे कि स्पाइसेस हुए, कैलिकोज हुए, सिल्क हुआ, और भी दूसरी तरह के स्टोन्स, या हम कह सकते हैं और भी चीज़ें काफ़ी फेमस थी यूरोपियन मार्केट्स में। तो ये सब चीज़ें अरब मुस्लिम्स के थ्रू यूरोपियन मार्केट में पहुंचने लगी। अरब मुस्लिम्स जो थे इंटरमीडिएटरीज का काम करने लगे, और जो अरब सी रूट्स था उस पर भी इस्लामिक रूलर्स का कब्जा हो गया, और वो बहुत ज़्यादा रेवेन्यूज चार्ज करने लगे। और जो डायरेक्ट रूट था यूरोपियन कंट्रीज से इंडिया वाला, तो वो भी सब अरब्स ने कब्जा कर लिया उस पर भी। मतलब लैंड रूट जो था यूरोपियन कंट्रीज टू इंडिया वाला, उस पर अरब्स का कब्जा हो गया। अब आप सोचेंगे यूरोपियन कंट्रीज जो इतनी उतावली हो रही थी इंडिया के साथ बिजनेस करने के लिए, अब उनका रास्ता तो बंद हो गया, अब वो दूसरा रास्ता ढूंढने लगे। तो दूसरा रास्ता कौन सा? सी रूट। वो सी रूट से का रास्ता ढूंढने लगे। तो लैंड रूट से तो बेचारे आ नहीं सकते थे क्योंकि अरब्स का कब्जा था, तो उन्होंने डायरेक्ट सी रूट का रास्ता देखा। तो स्टूडेंट्स, यूरोपियन कंट्रीज को अपना सामान इंडिया में भेजना है या इंडिया से लाना है, तो 15th सेंचुरी जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था उनमें रेनेसेंस की भावना आ रही थी, मतलब मॉडर्निटी की फीलिंग्स आने लगी उनमें।
उसी टाइम पर शिप बिल्डिंग बहुत तेज़ी से बढ़ने लगी। अच्छा, शिप बिल्डिंग में यूरोपियन बहुत तेज़ रहे हैं। शिप बिल्डिंग अरब मर्चेंट्स यूरोपियन से थोड़ा कम रहे हैं। अरब की इतनी अच्छी नहीं थी शिप बिल्डिंग, और पूरे यूरोप में ईगरनेस वाली फीलिंग्स थी कि ईस्ट में चलते हैं शिप्स के बहाने। या आप ये भी कह सकते हैं यूरोप में इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था। एग्रीकल्चर का जो लैंड था वो भी बढ़ रहा था, टेक्निक्स अच्छी हो रही थी, साइंटिफिक क्रॉप्स मैनेजमेंट के तरीके इनको मिल रहे थे ताकि अच्छा क्रॉप रोटेशन हो। यूरोपियंस को एक चीज़ की कमी बहुत खल रही थी, वो थी स्पाइसेस की, और स्पाइसेस आते थे हमारे इंडिया से। पर इंडिया वाले रूट पर अरब्स का कंट्रोल था, ये यूरोप वालों को खटक रही थी। उनका मानना था कि सीधे पहुँचे, और कुछ लग्जरियस गुड भी आते थे इंडिया से। तो ईस्ट में इंडिया ही नहीं और भी कंट्रीज थी, इंडिया हुआ, इंडोनेशिया हुआ, और बाकी की भी कुछ एशियन कंट्रीज थी। अब बात करते हैं पोर्ट की। यूरोप में 2 पोर्ट है, एक है वेनिस का, एक है जेनोवा का। यहाँ ओरिएंटल गुड्स का ट्रेड बहुत अच्छा होता था। ओरिएंटल गुड्स क्या होता है? तो ओरिएंटल गुड्स वो होते हैं जो ईस्ट से आते हैं। तो पहले वेनिस और जेनोवा में ओरिएंटल गुड्स बहुत ज़्यादा तगड़ा ट्रेड चलता था यहाँ पर अरब बीच में आ गए अचानक से। ये बात यूरोपियन वालों को बिल्कुल भी डाइजेस्ट नहीं हो रही थी। तो अब पुर्तगाल और स्पेन जैसी कंट्रीज सामने आ रही थी, और ये पुर्तगाल और स्पेन कंट्रीज़ को बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ ने भी हेल्प की कि हम आपको शिप्स भी देंगे, टेक्निकल सपोर्ट भी देंगे, टेक्निकल नॉलेज भी देंगे, पैसा भी देंगे, मैन पावर भी देंगे, आप बस कुछ भी करिए और ये यूरोपियन कंट्रीज और इंडिया का रास्ता आप कैसे ही खुलवाइए। यहाँ आप अपनी बुक में देख सकते हैं, यहाँ जेनोवा से एक वर्ड निकला है जेनोस। जेनोस ए नेटिव और इनहेबिटेंट ऑफ द इटालियन सी पोर्ट ऑफ जेनोवा। फिर उसके बाद देखा गया कि एक और फीलिंग्स मतलब भावना आ रही थी उन लोगों की बहुत ज़ोर शोर से, वो थी क्रिश्चियनिटी की। यहाँ पर एक वर्ड दिया गया है क्रिश्चियन डोम। इसका मतलब है कि कंट्री जहाँ क्रिश्चियनिटी मेजॉरिटी में हो। तो स्टूडेंट्स, ये क्रिश्चियन डोम एक पावर की तरह से निकला। क्रिश्चियनिटी वर्सेस इस्लाम का वार था। तो फ्रेंड्स, इस क्रिश्चियन डोम में पुर्तगाल सामने आया। वहाँ के प्रिंस थे प्रिंस हेनरी, और जिनको नेविगेटर भी कहा जाता था। इनका पैशन था कि कैसे भी करके अरब्स का कब्जा ख़त्म कर दिया जाए, और कैसे भी करके यूरोप को इंडिया से जोड़ना है, यूरोप को एशिया से जोड़ना है। और प्रिंस हेनरी को पॉप निकोलस ने एक बुल दिया इन 1454 में। एक तरह से कह सकते हैं ये इनफॉर्मल राइट दिया गया कि आप ओरिएंट के शोर पर जाइए और एक तरीका ढूंढिए कि कैसे इस्लामिक इन्फ्लुएंस को ख़त्म किया जाए, मतलब हराया जाए। तो फ्रेंड्स, वो कहते हैं ना कि ऊपर वाले के आगे किसी का बस नहीं चलता। तो हेनरी प्रिंस की जो विश थी वो अधूरी रह गई ईस्ट में आने की, क्योंकि उनकी डेथ हो गई। फिर 1494 में एक ट्रीटी हुई, ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसलास। तो इस ट्रीटी में बोला गया कि स्पेन के और पुर्तगाल के जो किंग थे, उन्होंने अटलांटिक ओशियन के बीच में इमेजिनरी लाइन खींच ली है, और ये बोल दिया गया कि अटलांटिक ओशियन के ईस्ट में जितना भी एक्सप्लोरेशन है वो पुर्तगाल करेगा, और वेस्ट में जितना भी एक्सप्लोरेशन है वो स्पेन करेगा। तो इसके अकॉर्डिंग ऑब्वियसली रिस्पॉन्सिबिलिटी पुर्तगाल की आई इंडिया पहुंचने की। तो इन 1487 में पहला पुर्तगीज नेविगेटर निकला जो था बार्थोलोम्यू दियाज। ये पहला नेविगेटर था जो पुर्तगाल से स्टार्ट हुआ और करते करते केप ऑफ गुड अफ्रीका में पहुंच गया, और बड़ी मशक्कत के साथ इसको पार किया। फिर किसी ईस्ट कोस्ट पर पहुंच गए, और फिर इन्होंने क्लेम किया कि इन्होंने रास्ता ढूंढ लिया है कि कैसे केप ऑफ गुड को पार किया जा सकता है, पर ये इंडिया नहीं पहुंच पाए। पर कुछ 10 इयर्स के बाद फिर से 1497 में एक एक्सपीडिशन निकला पुर्तगीज शिप्स का। फिर उसके बाद कुछ लेस देन 11 मंथ में वो इंडिया के एक कोस्ट पर पहुंच गया है। तो फ्रेंड्स, मेन स्टोरी यहीं से स्टार्ट होती है वास्को डी गामा की। तो आज का हमारा टॉपिक द क्वेस्ट फॉर एंड डिस्कवरी ऑफ ए डायरेक्ट सी रूट टू इंडिया ये कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ फ्रॉम ट्रेडिंग टू रूलिंग। सो दैट्स ऑल अबाउट इट। इफ यू लाइक दिस वीडियो, हिट द लाइक बटन, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज लाइक दैट। थैंक यू, बाय बाय।